दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के गलियारों में जो भूचाल आया है, उसने दुनिया के सबसे बड़े कूटनीतिक मंच संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय को बहस के एक ऐसे अखाड़े में बदल दिया है, जिसकी गूंज केवल न्यूयॉर्क तक सीमित नहीं रही, बल्कि वह दिल्ली से लेकर अंकारा तक हर राजधानी के राजनीतिक गलियारे में सुनाई दे रही है। और इस पूरी बहस के केंद्र में हैं दो धुरंधर। एक हैं भारत के दृढ़ निश्चयी विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, जिनकी हर बात तीर की तरह सीधी और अचूक होती है, और दूसरे हैं तुर्की के संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि, एक ऐसे राजनयिक जिन्होंने भारत की बढ़ती वैश्विक महत्वाकांक्षा पर सवाल उठाकर एक ऐसे विवाद को जन्म दिया जिसने भारत के भविष्य और उसके सम्मान से जुड़े एक बेहद संवेदनशील मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया है। यह कहानी केवल दो देशों के बीच की तकरार की नहीं है, बल्कि यह भारत की बढ़ती शक्ति और एक पुरानी पड़ चुकी विश्व व्यवस्था के बीच की निर्णायक जंग है। और आज हम आपको इस पूरे प्रकरण की परत दर परत जानकारी देंगे, वो कहानी जो आपको बताएगी कि कैसे एक मंच पर तुर्की ने भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की और कैसे जयशंकर साहब ने न केवल उस प्रयास को विफल किया, बल्कि भारत की आवाज को इतनी बुलंद कर दिया कि पूरा यूएन हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। देखिए, यह मामला शुरू होता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसे हम यूएनएससी कहते हैं, उसमें सुधार की मांग से। ये मांग आज की नहीं है, लेकिन पिछले कुछ समय से इसे एक नई धार मिली है, और इसका श्रेय जाता है स्वयं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को, जिन्होंने दो टूक शब्दों में कह दिया कि अब वह समय आ गया है जब 1945 में बनी इस संस्था को 2025 की दुनिया के हिसाब से बदला जाए। यह संस्था उस समय की है जब दुनिया का नक्शा कुछ और था, जब शक्तियां कुछ और थीं। लेकिन आज परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी हैं, और अगर यह परिषद आज की दुनिया का प्रतिनिधित्व नहीं करती तो इसकी प्रासंगिकता पर ही सवाल खड़ा होता है। गुटेरेस का यह बयान भारत की स्थायी सदस्यता की मांग को एक अप्रत्याशित बल देता है, क्योंकि भारत आज केवल एक बड़ा देश नहीं है, बल्कि वह वैश्विक पटल पर एक निर्णायक आवाज बन चुका है। वह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था है। वह एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति है, और उसकी कूटनीति का लोहा आज हर देश मानता है। ऐसे में भारत को यूएनएससी की स्थायी सीट और वीटो पावर से वंचित रखना अंतर्राष्ट्रीय न्याय और संतुलन के सिद्धांत के विरुद्ध है। जैसा कि प्रसिद्ध अखबारों की रिपोर्टों में भी साफ साफ छपा कि भारत एक धुरी जैसी महत्वपूर्ण आवाज है, इसलिए यूएन प्रमुख ने स्वयं यूएनएससी सुधार के आह्वान का पुरजोर समर्थन किया। वह साफ चाहते हैं कि परिषद 1945 की नहीं, बल्कि 2025 की दुनिया का चेहरा बने। लेकिन दोस्तों, जैसे ही यूएन महासचिव ने भारत की स्थायी सदस्यता के समर्थन का संकेत दिया, एक देश ने इसका विरोध करने में क्षण भर की भी देरी नहीं की, और वह देश था तुर्की, जिसके यूएन प्रतिनिधि ने 80वें सत्र में खड़े होकर एक ऐसी बात कह दी जिसने पूरे माहौल में तनाव भर दिया। तुर्की के प्रतिनिधि का नाम है। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि भारत की स्थायी सदस्यता के लिए अभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उनके तर्क थे कि हाँ, भारत ने प्रगति की है, लेकिन अभी भी कुछ गंभीर मुद्दे हैं जिनका समाधान नहीं हुआ है। और फिर उन्होंने वही पुराने और घिसे पिटे आरोप लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि भारत में अल्पसंख्यक अभी भी पीड़ित हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते अभी भी तनावपूर्ण हैं, और यह भी कहा गया कि भारत कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियमों और संधियों का पूरी तरह से पालन नहीं करता। उनका सार यह था कि जब तक भारत इन सभी विवादों को सुलझा नहीं लेता, तब तक उसे स्थायी सदस्यता देना और सबसे महत्वपूर्ण वीटो शक्ति देना अविवेकपूर्ण होगा। यह सीधा सीधा भारत को नीचा दिखाने का एक निर्लज्ज प्रयास था। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि को धूमिल करने की एक साजिश थी, और एक ऐसे देश की तरफ से यह बात कही गई जिसका अपना आतंकवाद से सीधा संबंध रहा है, जो खुलकर उन आतंकी संगठनों का समर्थन करता रहा है जिन्हें भारत और पूरी दुनिया खतरा मानती है। लेकिन दोस्तों, तुर्की के इन आरोपों का जवाब देने के लिए मंच पर आए हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, और उन्होंने जो कहा उसने न केवल तुर्की के प्रतिनिधि को स्तब्ध कर दिया, बल्कि पूरी दुनिया को भारत की दृढ़ता और आत्मसम्मान का एक नया पाठ पढ़ा दिया। जयशंकर साहब का जवाब किसी कूटनीतिक भाषा का प्रयोग नहीं था, वह सीधा, सपाट और चोट करने वाला था। उन्होंने कहा कि जो देश आतंकवादियों को खुलकर मदद देता है, वह दूसरों की भलाई की बातें करने का हकदार नहीं है। तुर्की के लिए यही सही है।
यह सीधा प्रहार था तुर्की के आतंकवाद के समर्थक होने की नीति पर, जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है। लेकिन इसके बाद जयशंकर साहब ने जो किया वह और भी निर्णायक था। उन्होंने तुर्की को उसके अपने आंतरिक मामलों का आईना दिखा दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से तुर्की की उस समस्या की ओर इशारा किया जिसे वह दुनिया से छिपाने की कोशिश करता है। उन्होंने कहा कि अगर आप भारत में अल्पसंख्यकों की बात करते हैं तो पहले अपने देश में महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान दें। उन्होंने तुर्की में महिलाओं के खिलाफ होने वाले सबसे ज्यादा अपराधों, बलात्कार, ऑनर किलिंग और खुलेआम देह व्यापार जैसे गंभीर मुद्दों का उल्लेख किया। यह पलटवार इतना तीखा और सटीक था कि तुर्की का प्रतिनिधि एक शब्द भी नहीं कह पाया। पूरा यूएन हॉल इस निडरता और सच्चाई के सामने मौन हो गया। और फिर जब जयशंकर साहब ने अपनी बात समाप्त की तो जो तालियों की गड़गड़ाहट गूंजी वह केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं थी, बल्कि वह भारत के गौरव और उसकी बढ़ती वैश्विक हैसियत के लिए थी। यह एक ऐसा क्षण था जब एक भारतीय राजनयिक ने पूरी दुनिया के सामने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत अब वह देश नहीं रहा जिसे कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खड़े होकर बिना किसी ठोस आधार के लांछित कर सके। यह मामला केवल एक बहस का नहीं था, बल्कि यह बहुपक्षीय व्यवस्था की प्रभावशीलता का था। जयशंकर साहब ने स्पष्ट किया कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर लगातार हमले हो रहे हैं और अगर इस बहुपक्षीय व्यवस्था को तुरंत सुधारा नहीं गया तो आधुनिक विश्व व्यवस्था का आधार ही हिल जाएगा। उन्होंने तर्क दिया कि यह केवल भारत के फायदे की बात नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए जरूरी है कि भारत जैसे देशों को जो वैश्विक मंच पर महत्वपूर्ण और जिम्मेदार भूमिका निभा रहे हैं उन्हें वीटो अधिकार मिले। उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अगर किसी खेल में नियम पुराने हो जाएं और नए मजबूत खिलाड़ी आएं तो पुराने नियम के हिसाब से खेलना अन्याय होगा। यूएन में भी ठीक यही स्थिति है। आज दुनिया के एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व केवल 5 देश कर रहे हैं जिनके पास वीटो शक्ति है। ये 5 देश हैं अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। ये देश मिलकर बड़े फैसले करते हैं और अगर कोई निर्णय उनके हित में नहीं होता तो वे वीटो का प्रयोग करके उसे रोक देते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि इस शक्ति को संतुलित किया जाए। भारत को वीटो पावर क्यों चाहिए, यह समझना बहुत जरूरी है। वीटो पावर का मतलब है सुरक्षा परिषद के किसी भी फैसले को रोकने का अधिकार। यह एक ऐसी शक्ति है जो भारत को वैश्विक मुद्दों जैसे कि आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, व्यापार और सुरक्षा में अधिक प्रभाव डालने की क्षमता देगी। और जब कोई फैसला छोटे या कमजोर देशों के खिलाफ होगा तो भारत उसे रोककर अंतर्राष्ट्रीय न्याय सुनिश्चित कर सकेगा। आज 2025 के दृष्टिकोण से भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वह एक मजबूत सैन्य शक्ति है और उसकी कूटनीतिक पहुंच अभूतपूर्व है। 1945 में जब यूएन बना था तब भारत आज की वैश्विक शक्ति नहीं था, इसीलिए उसे वीटो नहीं मिला। लेकिन आज जब भारत दुनिया को नेतृत्व देने की क्षमता रखता है तब उसे इस शक्ति से दूर रखना, दुनिया की प्रगति को रोकना है। तुर्की और कुछ अन्य देश नहीं चाहते कि भारत को यह पावर मिले क्योंकि वे जानते हैं कि भारत के आने से उनका एक क्षेत्र नियंत्रण खत्म हो जाएगा, उनके गलत इरादों पर रोक लगेगी। लेकिन जयशंकर साहब ने साफ कर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आरोप लगाने से पहले हर देश को अपने घर की समस्याओं की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तुर्की ने भारत पर आरोप लगाए, लेकिन उसे पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। यानी पहले अपने देश में क्या हाल है ये देखो, फिर दूसरों की आलोचना करो। ये संदेश सिर्फ तुर्की के लिए नहीं था, बल्कि उन सभी देशों के लिए था जो भारत की बढ़ती शक्ति से असहज हैं। अंततः दोस्तों, यह पूरी बहस एक बात साफ कर गई है, विश्व में भारत की आवाज अब अनसुनी नहीं की जा सकती। भारत अब वैश्विक मंच पर सम्मान और जिम्मेदारी दोनों के साथ कदम रख रहा है। वीटो अधिकार केवल सत्ता का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह एक न्यायपूर्ण, संतुलित और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था का प्रतीक है और यह समय आ गया है कि दुनिया इसे स्वीकार करे। भारत का यह पलटवार केवल एक कूटनीतिक जीत नहीं है, बल्कि यह भारत के भविष्य, उसके सम्मान और दुनिया की बदलती राजनीति से जुड़ा हुआ एक निर्णायक मोड़ है। और इस पूरी घटना से एक बात सुनिश्चित हो गई है कि भारत की स्थायी सदस्यता की मांग अब एक अटल सत्य बनने की ओर अग्रसर है। यह केवल समय की बात है कि कब भारत उस मेज पर बैठेगा जहां दुनिया के सबसे बड़े फैसले लिए जाते हैं। और अब सवाल यह नहीं है कि भारत को वीटो पावर मिलेगी या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि दुनिया कब तक इस न्याय को स्वीकार करने से इनकार करेगी। और दोस्तों, यह सब यहीं नहीं रुका।
जयशंकर साहब के इस ऐतिहासिक पलटवार के बाद अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के मंच पर एक अप्रत्याशित खामोशी छा गई। यह चुप्पी तुर्की के प्रतिनिधि की हार से उपजी थी, लेकिन यह खामोशी जल्द ही दुनिया के अन्य महत्वपूर्ण देशों की प्रतिक्रियाओं में बदल गई। यह देखना दिलचस्प रहा कि तुर्की के दावे का समर्थन करने के लिए कोई भी बड़ा या छोटा देश सामने नहीं आया। इसके विपरीत फ्रांस और ब्रिटेन ने, जो स्वयं स्थायी सदस्य हैं, भारत के पक्ष में तुरंत बयान जारी किए। फ्रांस ने साफ कहा कि सुरक्षा परिषद के सुधार समय की मांग है और इसमें भारत का होना परिषद की वैश्विक प्रासंगिकता को बढ़ाएगा। ब्रिटेन ने भी यही दोहराया कि भारत की भूमिका को देखते हुए उसे स्थायी सदस्यता देना वैश्विक न्याय की दिशा में एक कदम होगा। यहां तक कि रूस ने भी अपने पुराने रुख को मजबूत करते हुए भारत की सदस्यता का पुरजोर समर्थन किया। रूस के एक वरिष्ठ राजनयिक ने कहा कि भारत एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का मजबूत स्तंभ है और उसका यूएनएससी में न होना परिषद को अपंग बनाता है। इन प्रतिक्रियाओं ने तुर्की के उस अकेले खड़े होने की स्थिति को और भी हास्यास्पद बना दिया जिसने भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की थी। यह स्पष्ट हो गया कि दुनिया के अधिकांश प्रमुख देश अब भारत की बढ़ती शक्ति को न केवल स्वीकार कर रहे हैं, बल्कि उसे वैश्विक शासन में एक निर्णायक भागीदार के रूप में देखना चाहते हैं। तुर्की का दांव पूरी तरह से उल्टा पड़ गया और इस घटना ने यह सुनिश्चित कर दिया कि भारत की स्थायी सदस्यता का मुद्दा अब केवल एक बहस नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुका है, जिसने भारत के कूटनीतिक कद को और भी ऊंचा कर दिया। भारत की इस कूटनीतिक जीत ने घरेलू मोर्चे पर भी एक नई ऊर्जा का संचार किया। देश के सभी राजनीतिक दलों ने एकजुट होकर विदेश नीति की इस साहसिक और निडर रणनीति की सराहना की। प्रधानमंत्री ने स्वयं जयशंकर साहब की पीठ थपथपाई और संसद में भी इस विषय पर सर्वसम्मति से भारत के रुख का समर्थन किया गया। यह राष्ट्रीय एकता का एक दुर्लभ और महत्वपूर्ण प्रदर्शन था, जिसने दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत के राष्ट्रीय हित के मामले में देश की आवाज एक और अविभाज्य है। लेकिन दोस्तों, इस जीत के बाद भी भारत का काम खत्म नहीं हुआ है। सच्चाई यह है कि असली चुनौती अभी भी बाकी है और वह चुनौती है चीन। चीन एकमात्र स्थायी सदस्य है जो भारत की स्थायी सदस्यता का खुले तौर पर विरोध करता आया है। चीन लगातार अप्रत्यक्ष रूप से भारत के रास्ते में अवरोध डालता रहा है। वह कभी छोटे देशों को उकसाता है तो कभी प्रक्रियात्मक बाधाएं खड़ी करता है। चीन का डर स्पष्ट है। वह एशिया में भारत की बढ़ती शक्ति और प्रभाव को बर्दाश्त नहीं कर सकता। चीन जानता है कि अगर भारत को वीटो शक्ति मिल गई तो वह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसके विस्तारवादी और आक्रामक कदमों पर सीधा लगाम लगाएगा। और यही कारण है कि आने वाले समय में भारत की कूटनीति का सबसे बड़ा परीक्षण चीन की रणनीति को भेदने में होगा। भारत को अब एक लंबी और थका देने वाली कूटनीतिक लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा, जहां हर कदम पर चीन अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल न करने की गारंटी देने के लिए अन्य देशों पर दबाव बनाने की कोशिश करेगा। यह एक ऐसा दांवपेंच होगा जिसमें धैर्य, दृढ़ता और वैश्विक समर्थन की सबसे अधिक आवश्यकता होगी। लेकिन जयशंकर साहब के हालिया प्रदर्शन से यह साफ है कि भारत इस चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार और सक्षम है। और इस पूरे घटनाक्रम का एक और महत्वपूर्ण पहलू है, यह मामला सिर्फ सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वीटो शक्ति के भविष्य पर भी एक बड़ी बहस छेड़ गया है। कई छोटे और मध्यम आकार के देशों ने, जिन्होंने भारत की इस लड़ाई को करीब से देखा, अब वीटो शक्ति के दुरुपयोग पर भी सवाल उठाना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि वीटो पावर, जो मूलतः परिषद को स्थिरता देने के लिए बनाई गई थी, अब कुछ देशों के हाथों में ब्लैकमेल और मनमानी का औजार बन गई है। उदाहरण के लिए, सीरिया, यूक्रेन और फिलिस्तीन जैसे गंभीर वैश्विक संकटों पर परिषद की अक्षमता का कारण भी अक्सर वीटो शक्ति का प्रयोग रहा है। ऐसे में एक नया विचार भी सामने आ रहा है कि क्या वीटो शक्ति को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए या कम से कम इसे सीमित कर देना चाहिए। ये एक ऐसा विस्फोटक प्रस्ताव है जिसका विरोध मौजूदा 5 स्थायी सदस्य देश पुरजोर तरीके से करेंगे। लेकिन भारत की तरफ से यह तर्क दिया जा रहा है कि अगर वीटो को खत्म नहीं भी किया जा सकता तो इसे इस तरह से संशोधित किया जाए कि इसका प्रयोग केवल नरसंहार या बड़े युद्धों के मामलों में ही हो, न कि क्षेत्रीय राजनीतिक हितों के लिए। जयशंकर साहब ने भी अपने भाषणों में यह स्पष्ट किया है। और दोस्तों, इस पूरे भूचाल के बीच एक अंदरूनी कहानी भी सामने आई है जिसने पर्दे के पीछे की कूटनीतिक हलचल को उजागर कर दिया है।
तुर्की के प्रतिनिधि का वह तीखा बयान दरअसल केवल उनकी व्यक्तिगत राय नहीं थी, बल्कि यह चीन के एक अप्रत्यक्ष इशारे पर दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय खुफिया सूत्रों के हवाले से यह खबर आई है कि चीन ने, जो खुद भारत की स्थायी सदस्यता का सबसे बड़ा अवरोधक है, तुर्की को गुपचुप समर्थन दिया था ताकि वह भारत के खिलाफ आवाज उठाए और चीन को सीधे विरोध से बचाए रखे। चीन की यह रणनीति हमेशा से रही है कि वह खुद को निष्पक्ष दिखाते हुए अपने छोटे सहयोगियों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करे। चीन जानता था कि अगर वह खुद विरोध करता है तो उसे अमेरिका और यूरोप के देशों से सीधा टकराव मोल लेना पड़ेगा। लेकिन तुर्की का दांव जयशंकर साहब के अप्रत्याशित और आक्रामक पलटवार के सामने विफल हो गया। जब जयशंकर ने तुर्की के आंतरिक संकटों का आईना दिखाया और उसे आतंकवाद के समर्थक होने की बात कहकर घेरा, तो चीन भी सकते में आ गया, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि भारत इस मुद्दे को इतना व्यक्तिगत और तीखा मोड़ दे देगा। इस घटना ने चीन को भी अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है और अब यह स्पष्ट हो गया है कि भारत के खिलाफ किसी भी छिपी हुई चाल को अब खुलेआम बेनकाब किया जाएगा। यह अंदरूनी कहानी साबित करती है कि भारत की यह लड़ाई केवल एक सीट के लिए नहीं, बल्कि एशियाई और वैश्विक वर्चस्व की है, जिसमें भारत हर शतरंज की चाल का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।